हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स पहले है क्या? तो जो काइनेटिक्स वर्ड है वो डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड काइनेसिस से, जिसका मतलब है मूवमेंट। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने स्टडी करना है कि केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस रेट से हो रही हैं, किस स्पीड से हो रही है। ठीक है, लाइक तुमने देखा होगा कोई रिएक्शन फास्ट होती है, कोई रिएक्शन स्लो होती है। तो रिएक्शन का स्पीड क्या है, रिएक्शन की रेट क्या है, ये सब कुछ हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं कि तुम्हें लॉग की कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। लाइक log 2 इज 0.30, इतने की। log 3 0.40, log 4 0.60। अभी आपको पता है log m रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू n log m। ठीक है जी, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे log 2 की पावर 2 कर देती तो 2 log 2 आ जाना था। तो यहाँ पर log 2 की वैल्यू डालो तो ये आपको पास वैल्यू निकल गई। log 5 0.70, log 6 0.78, log 7 0.84, log 8 क्या आ जाना था log 2 रेज़ टू पावर 3, तो ये आ गया 3 log 2। तो यहाँ पर आप log 2 की वैल्यू डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा log 9, log 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log 3। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे तो आंसर आ जाएगा log 10 होता है 1, log 100 2 होता है। कैसे होता है? log 100 क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर 2, तो 2 log 10। तो log 10 की वैल्यू क्या है 1, तो 2 आंसर आ गया। ऐसे ही सेम log 1000 जो है 3 होता है। अब log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n होता है। ठीक है जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की जो हम लेटर ऑन यूज करेंगे अपने फॉर्मूलाज में। तो ये है। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है। हाँ जी, अब देखो तुम प्लस 1 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो। थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें बताती है कि रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है कि नहीं है। ठीक है, रिएक्शन होनी है कि नहीं होनी है। बट केमिकल काइनेटिक्स में बताता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कई बार तुम देखो ऐसी रिएक्शंस की थर्मोडायनेमिकली वो रिएक्शन फेवरेबल है, बट वो रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में हम उसकी स्पीड को डिटर्मिन नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? फिर भी रिएक्शन नहीं होती है। रीजन क्योंकि वो रिएक्शन जो है वो उसको बहुत टाइम लग रहा है होने में। ठीक है, बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, ये रीजन है। अब सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड का और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रेट का को डिस्कस करती है, स्पीड को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और किस मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन हो रही है, उसको उस सारी स्टडी को हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, उसके बाद होती है मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद होती है वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में आप देखो, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट में अगर आप सोडियम क्लोराइड डाल दोगे तो उसी टाइम AgCl के वाइट पीपीटी बन जाएंगे। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के यहाँ पे वाइट पीपीटी बन जाएंगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। तो इस बहुत फास्ट रिएक्शन है। वेरी स्लो रिएक्शन में आप देखो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखो महीनों लग जाते हैं आयरन को रस्ट होने में। ठीक है, तो मीन्स ये वाली जो फर्स्ट टाइप की बहुत फास्ट रिएक्शन है और बहुत स्लो रिएक्शन है, इनका हम रेट डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। मॉडरेट स्पीड जो रिएक्शन है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आपने पढ़ा होगा, इवन आपने 10th में ही पढ़ा होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एसिड प्लस एल्कोहल बन जाता है। तो ये रिएक्शन है, इसको कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइक रिएक्शन होने में 1 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया, 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया। तो हम सिर्फ उन रिएक्शंस की स्पीड्स को स्टडी कर सकते हैं जो रिएक्शंस कुछ थोड़ा टाइम ले रही है, ना तो बहुत कम टाइम ले रही है, सेकंड्स ले रही है, उसकी भी हम स्पीड को स्टडी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो बहुत महीने लग रहे हैं, उन रिएक्शंस को भी हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी टाइप की रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ना तो बहुत हाई फास्ट स्पीड को स्टडी कर सकते हैं, ना तो बहुत स्लो स्पीड को स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो अगर गैसेस हैं तो हम प्रेशर ले लेते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज क्या है पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो है रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दी है R gives P। ठीक है,
आर रिप्रेजेंट रिएक्टेंट एंड पी रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, अब तुम्हें पता है कि अगर रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो वो डिक्रीज होगा, मींस रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन, और प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम टेकन। तो सपोज यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ, रिएक्टेंट गिव्स पी, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सपोज यहाँ पे रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो है इनिशियली, अगर मैं टाइम 0 ले लूँ तो यहाँ पे ये है R1, ये है P1। अगर मैं टाइम T1 ले लूँ यहाँ पे, अगर मैं टाइम T1 ले लूँ या T2 जो भी ले लूँ, टाइम T1 ले लूँ तो यहाँ पे ये है R2 और ये है P2। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे मैं लिखती हूँ माइनस डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज, दिस R ओवर डेल्टा T। तो अगर मैं प्रोडक्ट के केस में लिखूंगी तो यहाँ पे प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो इसको ज्यादा बेटर अगर मैं लिखूं R2 माइनस R1 अपॉन P1 माइनस T0, तो यहाँ पे आ गया P2 माइनस P1 अपॉन T1 माइनस T0। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैंने रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट लिखा है तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगाया, क्यों लगाया, सपोज अगर यहाँ पे रिएक्टेंट की वैल्यू है 10 और यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो है 0, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टेंट सपोज 5 रिएक्ट कर जाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सपोज ये 4 बच जाता है और ये 6 बन जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूं, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डालूं तो ये वैल्यू मेरे पास आती है R2 4 माइनस 10 ओवर, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ओवर टाइम जो भी है, ठीक है, T1 माइनस T0। अब यहाँ पे 4 माइनस 10 मेरी वैल्यू आ रही है माइनस 6, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं होता तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना था, नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस ही हो गया प्लस, तो यहाँ रीजन क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे P2 माइनस P1 कर लो तो ये आ गया 6 ओवर 0 ओवर जो भी टाइम है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव में। तो नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन जस्ट ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन का और कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन सिर्फ हमें यही रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन है, प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स लिखना है तो आपका आगे नेगेटिव साइन लगा होना चाहिए, और जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स लिखना है तो आपका प्लस साइन लगा होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट है यूनिट्स। यूनिट्स क्या है रेट ऑफ रिएक्शन के, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन विद टाइम चेंज हो रहा है। तो कंसंट्रेशन आपको पता क्या होता है, मोल पर लीटर, टाइम पर मिनट भी ले सकते हो, यहाँ मैं बात कर रही हूँ यूनिट्स की, मोल पर लीटर पर मिनट या फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये है इसके यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम कुछ रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस साइन, माइनस डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज ओवर डेल्टा T, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ PCl5 विद टाइम इज इक्वल्स टू PCl3 हमारे पास प्रोडक्ट है तो डेल्टा PCl3 ओवर डेल्टा T इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल A प्लस B गिव्स C प्लस D, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा A
अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी अगर हमने किसी भी रिएक्शन के लिए लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेट लॉ एक्सप्रेशन। पहले मैंने आपको जो इक्वेशन कराई थी, आप ध्यान में देखो, इक्वेशन क्या थी, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है अपना वो कैसे लिखेंगे, तो देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन, सबसे पहली बात है रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें बताता क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन रिलेशन बताता है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर एनी गिवन रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिया, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 क्या है, माइनस डी बाई डी टी इंटू N2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 माइनस डी बाई डी टी इंटू H2 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 प्लस डी बाई डी टी NH3। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 जो है, अगर ये 1 मोल जा रहा है तो ये 3 जा रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। समझ में आई ये बात, जो H2 है दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, मतलब माइनस डी बाई डी टी H2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 की अगर हम बात करें तो दैट इज 2 इंटू रेट ऑफ एक के साथ हम ले लेते हैं ना, दैट इज 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, ठीक है। मतलब अगर वो 1 जा रहा है तो वो 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डी बाई डी टी ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस डी बाई डी टी N2। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या आ गया, H2 इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 ऑफ रेट इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो माइनस डी बाई डी टी H2 इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 इंटू डी बाई डी टी NH3 आ गया। अब देखो, अब हमने इन सबको इक्वेट करना है, जो जो सिंपल माइनस डी बाई डी टी H2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 ये डी बाई डी टी N2, ठीक है, ये ले लिया इज इक्वल्स टू NH3 क्या है ये 3 बाई 2 इंटू डी बाई डी टी NH3। तो अब हम इसको सबको इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये बच गया हमारे पास माइनस 1/3 डी बाई डी टी H2 इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी N2 इज इक्वल्स टू 1/2 डी बाई डी टी NH3। तो आपको भाई साहब अगर ये सब कुछ समझना है, ठीक है, बट आपको इससे सीधा रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, सीधा रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले आपने लिख देना है माइनस डी बाई डी टी N2, जैसे आपको मैंने बताया, इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी H2 इज इक्वल्स टू प्लस डी बाई डी टी NH3। अब देखो जो कॉफिशिएंट उसके आगे दिया है, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो आपको क्या करना है माइनस 1/3 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 1/2 कर देना, ये यहाँ पे ऐसे लगा देने 1/2। ऐसे आपको इन जनरल कोई भी रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स MM प्लस NN, तो ऐसी रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, आप लिखोगे जी माइनस डी बाई डी टी माइनस 1/A, जो आगे कोफिशिएंट लगा है, डी बाई डी टी ऑफ A इज इक्वल्स टू माइनस 1/B डी बाई डी टी ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/M डी बाई डी टी, या तो प्रोडक्ट आ गया तो यहाँ माइनस नहीं लगना, इज इक्वल्स टू 1/N डी बाई डी टी ऑफ N। ऐसे आपको कोई भी रिएक्शन दी हो तो उसके लिए आप रेट लॉ ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पर, तो वो रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2, इट गिव्स यू 4NO प्लस 6H2O। तो इसके लिए कैसे लिखोगे,
रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये लिखना आना चाहिए। तो अब प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे जो मैंने बोला जो आगे कोफिशिएंट लगा है उसको 1/4 लगा दो, 1/4 माइनस लगा दिया d/dt ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/5 d/dt ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 1/4 d/dt ऑफ NO इज इक्वल्स टू 1/6 d/dt ऑफ H2O। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन के लिए आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। तो ऐसे ही आपके पास कोई भी रिएक्शन हो तो आपने सिंपली इसको ऐसे सॉल्व कर देना है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको आगे न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको के की टर्म में लिया होता है, वो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट ये देखना एक क्वेश्चन है, अभी मुझे याद नहीं कौन से पेपर में था, ये मेंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे रिएक्शन दी है, फॉर द रिएक्शन दिस। अब आपको पता है माइनस d/dt N2 की वैल्यूज नहीं बोला ये है, तो सबसे पहले हमने इसको, अगर ऐसी कोई रिएक्शन आई तो हमने इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देना, -1/2 d/dt N2O5 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस लगना है, यहाँ पे प्रोडक्ट है d/dt NO2 इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ O2। तो अब उसने बोला है कि इसकी वैल्यू जो है माइनस, तो यहाँ पे आ गई माइनस d/dt N2O5 की वैल्यू जो है K1 है, मतलब माइनस d/dt N2O5 की वैल्यू जो है K1 है, तो ये आ गया 1/2 K1। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। इसके लिए अगर हम देखें 1/4 d/dt N2, तो इसके लिए आ गई K1 N2O5, इसके लिए आ गई K2 N2O5 1/4। ठीक है, d/dt इसके लिए आ गई K3 N2O5। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो मैंने लेना है K1, क्या आ गया K2 ले लो तुम, K2 इज इक्वल्स टू 4/2 K1, तो K2 क्या आ गया 2 K1। ठीक है, अब मैं K2 और K3 को अगर मैं करूं इक्वेट तो ये क्या आ गया 1/4 K2 इज इक्वल्स टू K3, तो K2 क्या आ गया 4 K3, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 4 K3। किसी भी इन दोनों को मैंने कुछ नहीं किया, इसको और इसको पकड़ के लिख लिया, इसको और इसको पकड़ के लिख लिया और बाद में सबको जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारे पास अब बच गया 2 K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 4। हाँ, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है।